नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। और चूंकि प्लांट फिजियोलॉजी में एक आपने देखा, चूंकि इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस आपको 2 या 3 वीडियो हमें लगता है यूट्यूब पर मिले हैं, और बकाया बीच की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, प्रैक्टिस जो कराई है वो सब ऐप पर गई हैं। चूंकि यूट्यूब पर बीच बीच की 1-2 क्लासेस आ जाती हैं, जो भी मटेरियल जाता है वो सारा ऐप पर ही जाता है। यदि आप भी हमसे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो यही हमारा ऐप है। ये सिंबल है, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी डालेंगे तो ये सिंबल आएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको साइन अप कर लोगे तो इसमें आपसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मांगेगा, तो उसके बाद इनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड आ जाएगा। वहां 2 मेंबरशिप दिखाएगा, 999 और 1199। 999 वाली यूपी के टीजीटी और पीजीटी तक वैलिड रहेगी, और 1199 वाला टीजीटी और पीजीटी और इसके अलावा ईएलटी का जब तक यूपी का एग्जाम नहीं हुआ तब तक वैलिड रहेगा। इसके अलावा ये सारे कोर्स आपके लिए, जैसे कि झारखंड का पीजीटी आया है, झारखंड का जो पीजीटी आया है उसके लिए 100% कारगर है, कोई चेंजमेंट नहीं है। 90% सिलेबस आपका वहां कवर होगा। और इसके अलावा आरपीएससी का जो पीजीटी आया वहां भी 90% सिलेबस आपका कवर है। तो बहुत ज्यादा उलझन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टेट के हो, केवीएस एनवीएस सब कुछ आपको, चूंकि बहुत लेवल मेंटेन करके चला जा रहा है। चूंकि ये कोचिंग संस्थान तो है नहीं कि हर चीज के लिए आपसे फीस ले, कि आप आरपीएससी का एग्जाम देना है तो अलग पे करिए, आपको टीजीटी का देना है तो अलग पे करिए, पीजीटी देना है तो अलग पे करिए। ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ लेवल मेंटेन करके चला जाता है कि आप एक क्लास लेकर आप कई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हम पहले भी अनुभव बता चुके हैं अपना कि हम खुद 6 से 7 एग्जाम बीच में भी क्रैक किए थे, तो जॉब भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ। तो तुरंत जुड़े और मेंबरशिप लें, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप डाउनलोड करें। इसके साथ आपको जो क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल होंगे, और इसके अलावा रात को जो डिस्कशन करते हैं टॉपिक वाइज, लगभग 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक, वो भी आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा यदि आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं या जिस स्टेट में जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस के नोट्स भी अवेलेबल हैं, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं है। 190 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन है जो झुमा देते हैं। आज जनरली हम जीआईसी में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे, और उसके अलावा नवोदय में 2-4 क्वेश्चन मिले हमें, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरह, चूंकि नवोदय के क्वेश्चन टीजीटी में, टीजीटी के नवोदय में, आरपीएससी के क्वेश्चन यूपी पीजीटी में, पीसीएस के क्वेश्चन आरपीएससी में, इस तरह से क्वेश्चन इधर उधर फंसाए जाते हैं। जो भी पेपर सेटिंग करता है, कोई भी इतना मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो एक स्टैंडर्ड पेपर लेता है, उससे कुछ बीच बीच के क्वेश्चन उठा लेता है। अगर रिपीट जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 40 से लेकर 50% तक रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर ये रिपीटेड क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब चयन से पहले ही स्टेप में आप बाहर हैं, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो शुरू करते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को भी देखना है। कहता है फॉर मोस्ट प्लांट द अवेलेबल सॉइल वाटर इज, कहता है ज्यादातर जो सॉइल वाटर पौधों को मिलता है वो कौन सा होता है। तो पहले झटके में हम लिख देंगे कैपिलरी वाटर, मगर नहीं, यहाँ आंसर कैपिलरी वाटर नहीं आएगा। यहाँ आएगा बी नंबर, वाटर हेल्ड बिटवीन फील्ड कैपेसिटी पॉइंट एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। जो वाटर जो हेल्ड करता है फील्ड कैपेसिटी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, तो वो होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये क्वेश्चन अच्छों के गलत हो जाएंगे। हम भी पहले ही देखा तो हमने तुरंत उसको सोचा कि इंटायर कैपिलरी वाटर है, 3 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। जब ध्यान से देखा कि और ऑप्शन 3 लाभ पढ़ लिए जाए, जब पढ़ा तब देखा कि नहीं, इसका तो बी भी सही हो सकता है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The syndactylic stomata differ from the haplokilic stomata in respect to the year। तो ये किसके आधार पर जो सिंडेटोक्लिक और जो हैप्लोकिलिक स्टोमेटा होते हैं एक दूसरे से किस आधार पर अलग होते हैं। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में जब स्टोमेटा पढ़ेंगे तब वहां आपको मिलेगा। तो ये प्रायः दोनों मार्फोलॉजी और ऑन्टोजिनी दोनों बेस पर एक दूसरे से अलग या पृथक होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 पर पूछा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आकर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस का मतलब होता है पानी का टूटना। किसका होता है? जल का
टूटना। तो जल टूटता कहाँ है? तो जब आप जेड स्कीम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जेड स्कीम पढ़ते हैं, तो जो पीएस सेकेंड होता है, यहाँ आप देखेंगे कि जल टूटता है। क्या टूटता है? जल टूटता है, हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, यही जल टूटता है। तो यहाँ जल कहाँ टूटता है? तो ये प्राय टूटता है पीएस सेकेंड में। जो फोटोलाइसिस होती है वो कहाँ होती है? तो पीएस सेकेंड में होती है। ये ध्यान रखिएगा, पीएस सेकेंड में। जब आप जेड स्कीम पढ़ेंगे, हम आपको जेड स्कीम भी दिखा दें। अब जेड स्कीम के लिए नेट एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी। चलो आप देख लीजिएगा बुक में, जेड स्कीम के बारे में हमने ढेर सारी आपको चर्चाएं भी की थी, कि जेड स्कीम के बारे में आपसे चर्चा की थी, हमने कहा था। और जेड स्कीम ध्यान रखिएगा जीआईसी मेंस में लिखने को आया था, ध्यान रखिएगा। उसने पूछा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में लिखिए, टिप्पणी कीजिए। तो नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन जेड स्कीम को ही बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, जेड स्कीम में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों काम करते हैं। ये भी आपको ध्यान योग्य बात है, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन कौन प्राय कार्य करता है और कौन कौन कार्य नहीं करता है, इसको भी। और पूछ सकता है कि साइक्लिक में कौन काम करता है, तो साइक्लिक में केवल एक काम करता है, और वो कौन काम करता है? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट काम करता है। साइक्लिक एनारोबिक में पाया जाता है, यानी अनाक्सीकृत करने वालों में पाया जाता है, मगर साइक्लिक जो है वो एरोबिक में पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसमें O2 निकलता है, जेड स्कीम में क्या निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बहुत कर देंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। During Z scheme, the photosynthesis electron of which these reduce NADPH, कहता है जो जेड स्कीम होता है उसमें जब प्रकाश संश्लेषण के समय इलेक्ट्रॉन विच दीज रेड्यूस NADP, तो कहाँ रेड्यूस होता है? तो ये प्राय रेड्यूस होता है पिगमेंट सिस्टम। किस पिगमेंट सिस्टम पर रेड्यूस होता है? तो पिगमेंट मतलब क्या? NADPH इलेक्ट्रॉन विच दीज रेड्यूस NADP प्लस। तो ये तो वाटर से होता है। किससे होता है? वाटर से। किससे होता है? वाटर से। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226, आरक्यू ऑफ अपुंसिया इन नाइट। नाइट में जो अपुंसिया का आरक्यू होता है वो कितना होता है? एक्चुअली में रात में अपुंसिया कैसा है? सकुलेंट, यानी कैम प्लांट है। कैम प्लांट है यानी सकुलेंट प्लांट है, तो इसमें रात्रि में यानी नाइट में स्टोमेटा खुलेंगे। नाइट में स्टोमेटा क्या होंगे? खुलेंगे। और जब रात्रि में स्टोमेटा इसमें खुलेंगे, तो जब रात्रि में स्टोमेटा खुलेंगे तो क्या होगा कि उस समय CO2 जो है वो स्टोर कर ली जाती है, तो इसका आएगा 0, नंबर सी। देखिएगा कुछ के आरक्यू देख लीजिएगा, आरक्यू कई कई के पूछते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू पूछता है, कार्बोहाइड्रेट का आपसे आरक्यू पूछता है, तो हरदम 1 होता है। प्रोटीन और फैट का पूछता है, प्रोटीन और फैट का पूछता है कितना होता है? तो 0.7 होता है। सकुलेंट प्लांट का पूछता है, सकुलेंट प्लांट का पूछता है, तो अपुंसिया क्या सकुलेंट प्लांट है, इसका हरदम 0 होता है। आपसे पूछ देता है एनारोबिक का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पूछते हैं, तो आरक्यू हरदम इंडेफिनिट होता है। अगर आपसे पूछ देता है जर्मिनेटिंग, इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड का, जो अगर कभी कभी पूछता है कि जो जर्मिनेटिंग जो सीड होता है, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है या अंकुरित जो होता है, उस समय उसमें फैटी एसिड होता है, तो कितना होता है? तो 0.7 होता है। अगर पूछ दे ऑक्सैलिक, की बहुत क्वेश्चन पूछा, अभी ये आपको आगे देखने को मिल रहा है 10 जगह कम से कम। ऑक्सैलिक एसिड का पूछता है कितना होता है? सबसे ज्यादा ऑक्सैलिक एसिड का 4 होता है। सबसे आरक्यू जो देखेंगे आप, तो ऑक्सैलिक एसिड का जो आरक्यू होता है वो सबसे ज्यादा 4 होता है। अगर मैलिक एसिड का पूछ देता है कितना होता है, मैलिक एसिड का आपसे आरक्यू पूछता है तो कितना होता है? 1.33 होता है। सक्सीनिक एसिड का अगर पूछता है, सक्सीनिक एसिड का पूछता है, तो आरक्यू 1.14। इन्हीं जितने बताएं इनमें से एक क्वेश्चन आपको आरक्यू अगर पूछा जाएगा, तो जितने बताएं इनमें से एक ही पूछा जाएगा, इसके बाहर आरक्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जितने हमने बताए इनको अगर ले लेंगे, रट लेंगे, तो फिर आरक्यू का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। चलिए, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? ये जीआईसी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है।
किसमें होती है? सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है, उसके बाद में ब्लू लाइट में होती है और सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है, यानी ग्रीन लाइट में कम से कम होती है। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा, मैक्सिमम शब्द लगाया है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण प्राय किसमें देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हमें जो देखने को मिलता है वो रेड लाइट में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही करेंगे कि रेड लाइट में। तो ये जीआईसी 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 228 जो कि यूपीपीएससी प्री में बना था, फिर टीजीटी बायोलॉजी 2009 में बना, जीआईसी बायोलॉजी 2015 में बना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन। देखिए क्वेश्चन घुमाया है, हमने आपसे कहा कि पुराने क्वेश्चनों से ही प्रेरित होकर नए क्वेश्चनों को डिजाइन किया जाता है, मेहनत कम लगती है, ऑप्शन चूंकि बनाने होता है, मुझे भी पेपर सेटिंग करने का मौका मिलेगा तो मैं भी यही करूंगा, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस होते हैं उनको पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, चारों ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि कहीं से अच्छा इस तरह बुक से मैटर उठा लिया जाए। तो फोटोसिंथेसिस मोस्ट एक्टिव, सबसे ज्यादा सक्रिय कब होती है? यहाँ सक्रिय से मतलब है सबसे ज्यादा कब होती है, उसका मतलब यही है, उसका कहने का मतलब है सबसे ज्यादा कब होती है? तो सबसे ज्यादा रेड लाइट में होती है। कब होती है? रेड लाइट में जो होती है सबसे ज्यादा होती है, और इसमें कम होती है, सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है, सबसे कम ग्रीन लाइट में। तो ज्यादा पूछा है तो डी लगाएंगे। सी नंबर। फेरेडॉक्सिन इज द कंपोनेंट ऑफ, फेरेडॉक्सिन किसका कंपोनेंट है या प्राय किसमें फेरेडॉक्सिन हमें देखने को मिलता है? तो फेरेडॉक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ, किसका कंपोनेंट फेरेडॉक्सिन होता है? तो प्राय फोटो सिस्टम फर्स्ट का कंपोनेंट होता है फेरेडॉक्सिन। किसका होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो जीआईसी बायोलॉजी 2012 में पूछा गया है। वर्नलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया, वर्नलाइजेशन टर्म यूज्ड बाय, फर्स्ट टाइम जो वर्नलाइजेशन शब्द यूज किया था वो किसने यूज किया था? वर्नलाइजेशन को हिंदी में हम बसंतीकरण के नाम से जानते हैं, आप भी पढ़े होंगे, और जब हम पढ़ते थे तो इसमें हंसी आती थी उस समय, जब उतनी तमीज तो हुआ नहीं करती थी, तो खूब हंसी आती थी, बसंती का नाम ले लिया, बसंती का नाम ले लिया, शोले के सांभा बसंती, तो वो बहुत हंसी आती थी। और तो उसे क्या बोलते हैं? बसंतीकरण के नाम से प्राय जानते हैं। टर्म गिवन बाय, किसने दिया था? लाइनेस्को ने। इनका पूरा नाम है टीडी लाइसेनको। कब दिया था? 1926 में दिया था। ध्यान रखिए कब दिया था? 1926 में दिया था। वर्नलाइजेशन होता क्या, ये भी देख लें। वर्नलाइजेशन द रिफर्स द स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय द पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। इसको जो फ्लावरिंग होती है और उसको लो टेम्परेचर के माध्यम से देना, ये वर्नलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्नलाइजेशन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो वर्नलाइजेशन समझ में आ गया होगा। और इसमें एक हाइपोथेटिकल पूछ देते हैं कि वर्नलाइजेशन में कौन सा हाइपोथेटिकल हार्मोन्स काम करता है? हाइपोथेटिकल हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन सा काम करता है? तो वर्नेलिन काम करता है, वर्नेलिन काम करता है। कौन सा हार्मोन होता है? वर्नेलिन हार्मोन करता है। साइट ऑफ वर्नलाइजेशन इज द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द ऑल मेरिस्टेमेटिक सेल। ये कहाँ काम करता है? तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो काम करता है, ध्यान रखिएगा। क्या करता है? वो काम करता है। अगर आपसे पूछे डिवर्नलाइजेशन किसके कारण कैसे कर सकते हैं, अगर कोई चीज वर्नलाइजेशन हो गई, वसंतीकरण हो गया, उसको कैसे रोक सकते हैं? तो अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम ले जाए तो वो क्या होगा? डिवर्नलाइज होगा, वर्नलाइजेशन नष्ट हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फूड प्लांट कौन कौन से जिनका वर्नलाइजेशन करते हैं? तो प्राय व्हीट है, गेहूं है, बार्ले है, राई है, आदि है। अगर हम पूछेंगे बाइनियल जो प्लांट है, सुगर बीट है, कैबेज है, कैरोट है, आदि का प्रयोग करते हैं। जिब्रेलिन इज द सब्सटीट्यूट ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का अगर पूछ दे कि सब्सटीट्यूट कौन है, सब्सटीट्यूट कौन हार्मोन्स है, तो जिब्रेलिन जो हार्मोन्स है वो वर्नलाइजेशन का सब्सटीट्यूट है। ये जीआईसी 2012 में क्वेश्चन बना है। 231 नंबर कह रहा है विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर द राइपिंग ऑफ फ्रूट। वो हार्मोन्स कौन सा? इससे पहले जब 2 क्लासेस ऐप पे गई हैं, चूंकि ये प्रैक्टिस सेट फिर बता दें, ये आपको यूट्यूब पर सारे प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट बीच बीच के 1-2 उठाकर दे दिए जाते हैं। सारे प्रैक्टिस सेट, सारी थ्योरी क्लासेस, जो भी मैटर है सब ऐप पर चलता है, तो आप वहां जुड़े। विच हार्मोन्स यूज द राइपिंग ऑफ फ्रूट, इनमें से वो हार्मोन्स कौन सा जो फल पकने में काम करता है? तो हमने कहा था इथाइलिन, और इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन्स है। कैसा है? गैसियस हार्मोन्स है। ये भी हमने आपको बताया था कि इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन्स है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन विभाजनकारी हार्मोन्स है, ये एपिकल डोमिनेंस हार्मोन्स है, ये सारे आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज यानी C6H12O6 इसमें जो ऑक्सीजन आती है वो कहां से आती है, तो वो ऑक्सीजन CO2 से आती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। और H2 में जो ऑक्सीजन आती है जो सॉरी जो ऑक्सीजन आती है बाहर निकलती जो ऑक्सीजन है वो H2O से आती है, ध्यान रखिएगा भी क्वेश्चन बना है। और चूंकि यहाँ जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आती है वो प्राय कहां से आती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आती है, तो ऑप्शन डी सही करेंगे। जीआईसी बायोलॉजी 2012 के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं। 233 में नेचुरल प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स का उसमें से नेचुरल प्लांट हार्मोन कौन सा है, तो इसमें इंडोल एस्टिक एसिड कहीं लिखा होगा, तो IAA इसी को बोलते हैं इंडोल एस्टिक एसिड, तो ये नेचुरल हार्मोन्स है। बकाया जो हार्मोन्स है सब सिंथेटिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है ग्लाइकोलिसिस पाई कहाँ जाती है, तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में पाई जाती है और इसे EMP पाथवे के भी नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा EMP पाथवे किसे कहते हैं, टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है। तो EMP पाथवे किसे कहते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे के नाम से जानते हैं। एक और ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, सब में कॉमन होता है, ध्यान रखिएगा सब में कॉमन होता है। जो ग्लाइकोलिसिस होती है एरोबिक में भी कॉमन होती है, एन एरोबिक में भी कॉमन होती है, दोनों में कॉमन होती है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो कहता है इंड प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो पायरुविक एसिड। और ये भी पूछ देता है यहाँ ग्लूकोज किस में बदलता है, पायरुविक एसिड में बदलता है। किस में बदलता है, पायरु कितने पायरुविक, तो 2 पायरुविक एसिड में बदलता है। कि, कितनी पायरुविक एसिड में बदलता है, तो प्राय 2 पायरुविक एसिड में बदलता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको कॉमन पाथवे के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पूछ देता है कि टोटल गेन एटीपी कितने होते हैं, यहाँ से पूछता है कि टोटल गेन एटीपी कितने होते हैं, तो 8 एटीपी टोटल गेन होते हैं। यहाँ 2 NADPH भी निकलते हैं, NADPH भी निकलते हैं, NADH निकलते हैं, जिससे 6 ये हो जाते हैं, 2 एटीपी डायरेक्ट होता है। और CO2 अगर पूछ दे कितने निकलते हैं, तो CO2 0, कोई CO2 का मॉलिक्यूल से यहाँ बाहर नहीं आता। ये सब क्लासेस जो हमने ली है ऐप पर, सारी ऐप पर क्लासेस क्रम से लगी है, जो हो चुकी हैं, जो नई क्लास है वो ऐड होगी, जैसे ये क्लास है वहां ऐड हो जाएगी आज। The folding of leaflets of drooping down of the mimosa pudica leaves on the touch is type of। कहता मिमोसा पुडिका जिसे हम लाजवंती बोलते हैं, लाजवंती बोलते हैं या फिर हम उसे छुईमुई बोलते हैं, तो उसमें कैसा मूवमेंट होता है, सीस्मोनास्टिक होता है। कैसा होता है, सीस्मोनास्टिक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो चूंकि सीस्मोनास्टिक नहीं दिया, तो ये नास्टिक मूवमेंट्स का ही एक प्रकार है जिसे हम सीस्मोनास्टिक कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो लगाएंगे वो नास्टिक मूवमेंट्स को हम सही लगाएंगे। किसको लगाएंगे, नास्टिक मूवमेंट को सही करेंगे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 236 पे कहता है क्या कहता है, CO2 फिक्सेशन ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ। जो CO2 फिक्सेशन होता है ड्यूरिंग C4 पाथवे अकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ, तो ये कहां होता है, तो ये प्राय कहां होता है बताया, तो ये होता है कहाँ, मेसोफिल सेल में। कहाँ होता है, मेसोफिल सेल। चूंकि C4 में दोनों सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक पाया जाता है बंडल ऑफ सीथ, बंडल ऑफ सीथ पाया जाता है, मेरे पीछे लिख रहा है ऊपर कर ले थोड़ा सा, बंडल ऑफ सीथ, और एक पाया जाता है मेसोफिल सेल। दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं। इसे क्रैंज एनाटॉमी के नाम से सॉरी क्या बनता है, क्रैंज एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है क्रैंज एनाटॉमी किस में पाई जाती है, तो C4 प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी देखने को मिलती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। गार्ड सेल कहां पाई जाती है, तो जो स्टोमेटा आपका होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में गार्ड सेल पाई जाती है। बंडल ऑफ सीथ और मेसोफिल ये क्रैंज एनाटॉमी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 237 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरली अकलिंग प्लांट हार्मोन्स। इनमें से प्राय नेचुरली या सामान्य रूप से कौन सा हार्मोन्स नॉट ए नेचुरली हार्मोन्स, इसमें नेचुरली हार्मोन्स कौन सा नहीं है, यही कह रहा है ना, हाँ, वो कौन सा नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा जो 2,4-D है ये एक सिंथेटिक हार्मोन्स है। कौन सा है, एक सिंथेटिक हार्मोन्स है।
2,4-D एक क्या है, ये एक है हार्बिसाइड। एक्चुअली में ये आक्जिन्स का ही प्रकार है और ये कैसा होता है, हार्बिसाइड होता है। क्या होता है, हार्बिसाइड 2,4-D। और G18 क्या है, G18 साइटोकाइनिन है। G18 क्या है, नेचुरल है, ये प्राय मक्के से यानी कॉर्न मिल्क से निकलता है, मक्के से निकलता है। और क्या है, ये साइटोकाइनिन है। क्या है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। ये कौन सा है, ऑक्सिन हार्मोन्स है। ये कौन सा है, जिब्रेलिन हार्मोन्स है, जिब्रेलिन हार्मोन्स है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, 238 नंबर क्वेश्चन पे। 238 C4 साइकिल, ऊपर चलते हैं। C4 साइकिल वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, C4 साइकिल पहली बार किसमें रिपोर्ट की गई थी, या C4 साइकिल पहले किसमें देखी गई थी, उसका कहना ये किसमें देखी गई थी C4 साइकिल। तो C4 साइकिल प्राय जब डिस्कवर्ड की गई तो ये किसमें की गई थी, तो ये प्राय C4 साइकिल को और किस नाम से, पहले तो देख लें किस नाम से जानते हैं इसे, हैच स्लैक साइकिल के भी नाम से जानते हैं, हैच स्लैक साइकिल के भी नाम से जानते हैं। और ये किसमें की गई थी, तो शुगर केन में, किसमें की गई थी, शुगर केन में। तो ऑप्शन इसका डी सही है, ध्यान रखिएगा। और ये साइकिल किसमें नहीं पाई जाती, अगर पूछ दे कि एब्सेंट किसमें होती है, किसमें नहीं पाई जाती, तो प्राय जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट में नहीं पाई जाती, जिम्नोस्पर्म और प्राय ब्रायोफाइट्स और एल्गी आदि में नहीं पाई जाती। पाई किस में जाती है, तो प्राय शुगर केन, मेज, सोरगम, एमरैंथस और इसके अलावा एलोपैट्रिक्स, इसके अलावा ग्रेमनीकुल के पौधे आदि में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और अभी पूछा था कि C3 और C4 साइकिल दोनों किसमें पाई जाती हैं, तो ये प्राय यूफॉर्बिया में पाई जाती है, यूफॉर्बिया में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन ELT 2018 में पूछा गया था कि C3 C4 दोनों किसमें पाई जाती है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट, C3 प्लांट में, जिसे C3 प्लांट को क्या बोलते हैं, तो कैल्विन साइकिल बोलता है, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ये किस में चलता है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है या मैट्रिक्स में चलता है, ध्यान रखिएगा, डार्क रिएक्शन। और इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या, फास्फोग्लिसरिक एसिड होती है। कौन होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा, फास्फोग्लिसरिक एसिड। RUBP क्या होता है, इसका CO2 फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP। 240 नंबर पर देखते हैं, इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। देखिएगा क्वेश्चन राजस्थान PGT बायोलॉजी 2003 में, देखिए GIC में आया है और यहाँ राजस्थान में उसको 2013 में पूछा है, वही क्वेश्चन 2015 में उठाकर यूपी में रख दिया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी पढ़ाई थोड़ी सी अटपटी है, पढ़ने में मजा हमारे में, चूंकि रोम रोम नहीं कांपता है, चूंकि यहाँ ड्रामा नहीं करता है। जैसे भारत वाला वो कौन सा आता है, उसका पत्रकार का नाम नहीं, मुझे ड्रग्स दे दो पागल टाइप का है। तो आधे जो पत्रकार है तो उसमें मतलब क्या करता है, नौटंकी करता है, न्यूज को मसालेदार करता है। तो ऐसा मसालेदार यहाँ मैटर नहीं मिलता है। तो वही उसने कहा है कैल्विन साइकिल। देखिए अब यहाँ C3 साइकिल शब्द गायब कर दिया, C3 साइकिल उसने गायब कर दिया। अब अगर आप कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल नहीं जानते तो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो वही है फास्फोग्लिसरिक एसिड। और देखिए यहाँ PGA ना देकर उसने फास्फोग्लिसरिक एसिड पूरा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रोडक्ट फार्म इन C3 साइकिल। देखिए नवोदय में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, केवल ये वाले ऑप्शन गलत कर दिए गए हैं और ये क्वेश्चन में यहाँ उसने कैल्विन की जगह C3 यूज कर लिया। 2014 में पूछा, 13 में राजस्थान में बना, 14 में बना नवोदय में और 15 में UP GIC में बना। देखिए एक क्वेश्चन 3 जगह रिपीट हुआ। जिसने अगर राजस्थान का उस समय सॉल्व किया होगा उसने नवोदय में सही किया होगा, जिसने नवोदय में सही किया होगा वो UP GIC में किया होगा। आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। तो वही है कौन सा, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि अभी बता चुके हैं तो उसकी बहुत डिटेल देने की जरूरत नहीं है। 242 नंबर कहता है, इन ऑक्सैलिस द फ्लावर ओपन ऑफ मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग इवनिंग बिकॉज ऑफ। ये किसके कारण होता है, तो फोटोनास्टी के कारण होता है। एक्चुअली में ये नास्टी मूवमेंट होता है, क्या होता है, नास्टी मूवमेंट होता है जो फोटोनास्टी के कारण होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। GIC 2015 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 244 नंबर क्वेश्चन।
द एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन। कहता है जो मेज में, जो मेज होता है, मक्का होता है, मक्का के दाने में जो एल्यूरोन लेयर पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। देखिए नवोदय 2014 में क्वेश्चन बना है, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बाहर से क्वेश्चन आते हैं। एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो देखना कई एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में जुड़ा बना है, डी नंबर प्रोटीन। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेटेंट ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का जो आरक्यू होता है, यहाँ उसने क्या पूछा, आरक्यू कह रहा है कितना होता है, अभी हमने बताया था कि आरक्यू 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन। जो फाइटोक्रोम होता है वो इन्वॉल्व होता है या सम्मिलित होता है, ये जो रिएक्शन दी उसमें किसमें, फोटोट्रोपिज्म में? बिल्कुल नहीं। फोटो फोटोपीरियडिज्म में? बिल्कुल। ये जो फाइटोक्रोम काम करता है फोटोपीरियडिज्म में काम करता है। किसमें? फोटोपीरियडिज्म में, या जो पौधे जो होते हैं लॉन्ग डे शॉर्ट डे, इसमें जो होता है ये फोटोपीरियडिज्म करता है, तो उसमें काम करता है। ये प्राय झारखंड का जो पीजीटी 2014 हुआ था वहां बना है। ठीक है। फोटो फास्फोराइलेशन किसे कहते हैं? तो जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक आपको पढ़ते हैं फास्फोराइलेशन, वो उससे संबंधित। फोटो रिस्पिरेशन कहाँ होता है? जिसमें रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन जब ज्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, तो आरयूपी ऑक्सीजन को लेने लगता है। इसमें 3 अंग काम करते हैं, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे कोई क्वेरी चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ये आज वीडियो यूट्यूब पर भी आएगा। इसी के साथ नमस्कार।